जी, आज हम प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स के बारे में बात करेंगे, यानी ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स क्या हैं। उसके बाद हम कोर्स कंटेंट्स देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कोर्स कंटेंट्स बताए थे, जनरली बताए थे। आज ज़रा डिटेल में बात होने वाली है कोर्स कंटेंट्स पे कि हम हर वीक का जो लर्निंग मॉड्यूल है उसमें फर्दर आगे कौन कौन सी डिटेल या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स आने वाली हैं। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, what this subject deals with and why this subject is important. मेरा ऐसा मानना है कि हर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, उसमें ये 3 सवाल पूछे जाने चाहिए खुद से या सब्जेक्ट टीचर से, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया उस सब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। Here are the overall aims and objectives of this course. The main objective of teaching this course is to give a general understanding to all the basic and key concepts of instrumentation necessary for the process control. The primary aim of process control is to maintain a process at the desired operating conditions safely and efficiently while satisfying environmental and product quality requirements. A proper application of process control can improve the safety and profitability of a process plant. अच्छा, अब जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा इस कोर्स में रहेगा बेसिक एंड की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन को के बारे में लर्न करना है हमें, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं बेसिक की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस कंट्रोल। ये हमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। मेन ऑब्जेक्टिव हमें प्रोसेस को कंट्रोल करना, लर्न करना है, सीखना है। अच्छा, अब किसी भी अगर आप प्रोसेस को उसके डिजायर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस पे सेफली एंड एफिशिएंटली कंट्रोल करें तो आपको ये वाला फायदा मिल सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमें चीज चाहिए होती है इंडस्ट्री में, कि आपको अ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल कैन इंप्रूव द सेफ्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस प्लांट। हमें सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कराना होता है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा एक प्रोडक्ट जो कि एक डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट होगा वो बनना चाहिए। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम ऑफ दिस कोर्स। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने आगे मेंशन किया है, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स students are expected to learn an ability to install, maintain and calibrate commonly used instruments. वो इंस्ट्रूमेंट्स टेम्परेचर के भी हो सकते हैं, प्रेशर के भी हो सकते हैं, लेवल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, और वो आपके फ्लो के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, being used in different process industries. Furthermore, students are expected to establish the ability of explaining, discussing and describing the principles and theories related to the basic process control instrumentation, as well as to analyze instrumentation diagrams and to design simple instrumentation system. तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा इस कोर्स में कि हमें ये तमाम काम करने आ जाने चाहिए, या हम इन तमाम चीज़ों के बारे में लर्न कर लें एट अप टू द एंड ऑफ दिस कोर्स।
सो हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ दिस कोर्स, जो मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम भी कंटेंट्स पे बात हुई थी, लेकिन आज थोड़ी डिटेल में होने वाली है। आप देखें ये वीक वाइज यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया हुआ है। हमारा लर्निंग मॉड्यूल, ये हमारे लर्निंग मॉड्यूल है और उसकी इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीक में हम बात करेंगे कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस कंट्रोल। At the end of this week, the students will be able to distinguish and discuss overall aims and objectives of the course, importance and applications of instrumentation for the process control. तो हम पहले वीक में इन तमाम चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सेकेंड वीक में हम बात करेंगे यूनिट्स कन्वर्जन एंड स्टैंडर्ड्स पे। एट द एंड ऑफ दिस वीक the students will be able to classify and calculate classification of various engineering systems of measurement, difference between SI system and English system of measurement, और conversion exercises जो हम units की conversion करते हैं। अक्सर हम SI system से English system में जाते हैं तो हमें convert करना पड़ता है अपने unit को, तो हमें ये तमाम चीज़ें सीखनी है वीक नंबर 2 में। वीक नंबर 3 में हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टर्मिनोलॉजीज पे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो आपको ये तमाम चीज़ें हम लर्न करेंगे वीक नंबर 3 में। आपको इस वीक के एंड तक ये तमाम चीज़ें आ जानी चाहिए। आप ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के बारे में लर्न आपको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज वीक नंबर 4। इस वीक में हम बात करेंगे हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम पे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट the basic hardware elements of a process, such as the process, the measuring instruments or sensors, transducers, transmission lines, the controller, the final control element जिन्हें हम एक्चुएटर भी कहते हैं, and the recording elements जिसे आप VDUs भी कहते हैं, visual display units। फिफ्थ वीक में हम बात करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स पे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इलस्ट्रेट पर्पस या इम्पोर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कि कैलिब्रेशन का मेन मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, व्हाई डू वी कैलिब्रेट आवर इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, जब इंस्ट्रूमेंट कॉन्टिन्यूस यूज में होता है तो उसमें एरर्स आ जाते हैं। हमारी कैलिब्रेशन का मेन पर्पस यही होता है कि हम एरर्स को रिमूव करते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को इंश्योर कराते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है। कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल एंड फ्लो इंस्ट्रूमेंट्स पे हम फिर बात करेंगे कि इनकी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। कि अगर आपको टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे थर्मोकपल, RTD विच इज़ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मिस्टर, या आपको इनकी अगर पायरोमीटर भी एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपको इनकी कैलिब्रेशन करनी हो तो हम कैसे करते हैं। इसी तरह प्रेशर गेजेस की कैलिब्रेशन के बारे में हम लर्न करेंगे। इसी तरह से लेवल और फ्लो के इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, ये वाली बात हम इस वीक के एंड तक, वीक नंबर 5 में हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं डिटेल में। वीक नंबर 6 में बात होगी क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, working principle of different temperature measuring instruments, classification criteria for temperature measuring instruments। यानी अगर आपको एक ख़ास किसी एप्लीकेशन के लिए कोई टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने
अपने जहन में रखने हैं जब आप कोई ख़ास किसी ख़ास एप्लीकेशन के लिए कोई ख़ास टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो वो कौन से क्राइटेरिया हैं, बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया। इस पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और आखिर में बात होगी यूजेज एंड एप्लीकेशंस पे, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस और एप्लीकेशंस पे। 7th वीक में हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स का, कि टेम्परेचर मेजरिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थर्मोकपल। इस पे हम बात करेंगे। अब थर्मोकपल बहुत सारी टाइप का होता है। At the end of this week, the students will be able to differentiate types of thermocouples. थर्मोकपल काफ़ी टाइप के हैं, जैसे J टाइप, K टाइप, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला थर्मोकपल है प्रोसेस इंडस्ट्री में, क्योंकि उसकी टेम्परेचर मेजरिंग रेंज काफ़ी ब्रॉड है। इसी तरह से N टाइप, ये डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स हैं हमारे पास। 8-9 टाइप के थर्मोकपल्स होते हैं। Selection criteria of thermocouples with respect to specific application, कि कौन सी एप्लीकेशन में कौन सा आप थर्मोकपल यूज़ करोगे। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी थर्मोकपल किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करो। कुछ थर्मोकपल्स हैं जो कि टॉक्सिक और केमिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे कोरोसिव नेचर का आपका एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ के लिए उसका थर्मोकपल डिफरेंट है। इसी तरह हर डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए एक ख़ास थर्मोकपल बना हुआ है जो आप यूज़ करोगे, और इसका क्राइटेरिया, इसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा थर्मोकपल यूज़ होता है। देन वी विल टॉक अबाउट precision and accuracy of different types of thermocouples, के different टाइप के thermocouples का डेफिनेटली precision और accuracy और response time डिफरेंट है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और इस 7th वीक के एंड तक हम ये तमाम चीज़ें लर्न करेंगे। 8th वीक में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैटेगराइज types of pressure measuring instruments, working principle of different pressure measuring instruments, classification criteria for pressure measuring instruments, advantages and disadvantages of different types, different pressure measuring instruments, and आखिर में लास्ट में हम बात करेंगे यूजेज एग्जाम्पल्स पे, मतलब के यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। 9th वीक में बात होगी क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर टाइप्स ऑफ लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट level measuring instruments, selection criteria for level measuring instruments, advantages and disadvantages of different level measuring instruments, and last में हम बात करेंगे uses and applications of level measuring instruments पे। तो 9th वीक के एंड तक आपको ये तमाम चीज़ें लर्न करनी हैं। नेक्स्ट इज वीक नंबर 10, और 10th वीक में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एग्जामिन types of flow measuring instruments, working principle of different flow measuring instruments, selection criteria for flow measuring instruments, advantages and disadvantages of different flow measuring instruments, different flow instruments, और आखिर में बात होगी uses and applications of flow measuring instruments पे। अब फ्लो हमारा इंडस्ट्री में जो हम फ्लो रेट मेजर करते हैं ये दो तरह का होता है। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और दूसरी टाइप है फ्लो रेट की मैस फ्लो रेट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हैं और इसी तरह से मैस फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट हैं। 11th वीक में बात होगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स पे। एट द एंड ऑफ दिस वीक the students will be able to classify and compare industrial control systems,
types and classifications, control loops, open loop control system and closed loop control system. ये दो टाइप्स हैं कंट्रोल सिस्टम की, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, हम इन पे बात करेंगे। फिर फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, ये भी आप यही समझें कि ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की ही बेसिकली ये एक फॉर्म है, एक शक्ल है। 12th वीक में बात होगी लर्निंग मॉड्यूल पे। इसका लर्निंग मॉड्यूल है 12th वीक का प्रोसेस कंट्रोलर्स एंड प्रोसेस कंट्रोल सिग्नल्स। At the end of this week, the students will be able to understand and contrast analog and digital signals, linear and non-linear signals, error signals, signal transmission and electric and pneumatic signals। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, दो तरह के सिग्नल्स हम ज़्यादातर देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल और न्यूमेटिक सिग्नल। इसके अलावा भी एक हाइड्रोलिक सिग्नल भी होता है, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो हमारे फील्ड में यूज़ हो रहे हैं सिग्नल की टाइप वो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सिग्नल और न्यूमेटिक सिग्नल ही है। इलेक्ट्रिक सिग्नल की जो रेंज है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर होती है और न्यूमेटिक सिग्नल की जो रेंज है वो 3 to 15 psi होती है। तो ये हम तमाम सिग्नल की जो टाइप्स हैं और उनकी फर्दर जो ट्रांसमिशन वगैरह है वो कैसे हम कराते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस डेफिनेटली यूज़ कर रहे होते हैं। जो आप वायर्स जिन्हें आप कह रहे हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस होती है हमारी, उनके थ्रू हमारा सिग्नल ट्रैवल करके आ रहा होता है। और बाज़ औक़ात एयर में भी अगर हम वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने सिग्नल को, तो एयर भी एक हमारा ट्रांसमिशन हो रही होती है थ्रू एयर भी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम अगर अनइंटरप्टेड सिग्नल ट्रांसमिशन कराना चाहें तो उसके लिए वायर्स ही यूज़ हो रही होती हैं, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए। इसके लिए न्यूमेटिक सिग्नल के लिए बड़ी स्मॉल डाई की ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर आपका प्रेशर सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है। एनीवेज 13th वीक में हम बात करने वाले हैं कंट्रोलर मॉड्स एंड सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल मॉड्स पे। एट द एंड ऑफ दिस वीक the students will be able to demonstrate basic types of control modes। ऑन ऑफ कंट्रोल मोड जैसे मैंने आपको बताया था ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल मोड होता है, एक डेरिवेटिव कंट्रोल मोड है, एक प्रोपोर्शनल इंटेग्रल कंट्रोल मोड है और एक प्रोपोर्शनल इंटेग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल मोड है। ये सबसे ज़्यादा प्रोसेस इंडस्ट्रीज में प्रोपोर्शनल इंटेग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल मोड यूज होता है। इसे हम PID कंट्रोल मोड भी कहते हैं, PID प्रोपोर्शनल इंटेग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल मोड। 14th वीक में हमारा जो लर्निंग मॉड्यूल होगा वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल वेल्व्स एंड एक्चुएटर्स है। एंड इंटेंडेड लर्निंग आउटकम ऑफ 14th वीक इज एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश types of automatic control valves, difference between solenoid pressure and hydraulic actuators। अब ये तीन तरह के एक्चुएटर आपको मिलेंगे। सोलिनॉइड एक्चुएटर्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ले रहे होते हैं, प्रेशर एक्चुएटर्स होते हैं ये आपके प्रेशर सिग्नल मतलब न्यूमेटिक सिग्नल ले रहे होते हैं, और ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स हाइड्रोलिक सिग्नल ले रहे होते हैं। आखिर में इस वीक में हम 14th वीक के एंड पे हम बात करेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एक्चुएटर्स की। क्योंकि आप देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्चुएटर्स हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारी एप्लीकेशन कौन सी है, हम कहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं एक्चुएटर, तो उसी हिसाब से हम अपनी टाइप ऑफ एक्चुएटर को सिलेक्ट करेंगे। 15th वीक में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड P&ID पे। इसका इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इलेबोरेट सिंबल्स यूज्ड फॉर कंट्रोल डायग्राम्स, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम जो कि आपकी P&ID होती है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम्स या ड्राइंग्स या डायग्राम्स।
नेक्स्ट इज इंटरफेस कंट्रोल डायग्राम, जिसे हम IFCD भी कहते हैं, इंटरफेस कंट्रोल डायग्राम IFCD। और एंड पे इस वीक में हम बात करेंगे लूप लोकेशन एंड वायरिंग डायग्राम्स की। तो ये तमाम जो आपके प्रोसेस प्लांट्स होते हैं, ख़ास कोई भी इक्विपमेंट होता है, उसकी ये तमाम कंट्रोल डायग्राम्स जो भी कंपनी उनको इंस्ट्रूमेंट्स को उन इक्विपमेंट्स को बनाती है, वो साथ में आपको ये डॉक्यूमेंटेशन एंड कंट्रोल डायग्राम्स भी प्रोवाइड करती है उस इंस्ट्रूमेंट्स उन इक्विपमेंट की या ओवरऑल आपके ओवरऑल थ्रूआउट प्लांट की। 16th week is our last week, and in this week the learning module is use of digital computers in process control। और इस वीक की intended learning outcome है at the end of this week the students will be able to analyze direct digital control, supervisory computer control, scheduling computer control, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या कंट्रोल, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स जो कि DCS, मैंने आपको बताया था हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइप का कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है। प्रोसेस कंट्रोल, ये जो PLC हैं ये आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और ब्लो मोल्डिंग मशीन पे मिलेंगे। अगर आपने एक इक्विपमेंट को सिर्फ कंट्रोल करना है, जैसे हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक इक्विपमेंट है या आपका ब्लो मोल्डिंग मशीन एक इक्विपमेंट है, इसी तरह आपका एक्सट्रूडर है, वहाँ पे आपको ये PLC मिलेगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 4 टाइप्स ऑफ basic control। In a nutshell, we are going to learn about 4 basic types of controls. Basic types of controls include temperature control, pressure control, level control and flow control। इनके अलावा भी other types of control भी हैं जो कि हम इस सब्जेक्ट में नहीं देखने वाले, लेकिन बहरहाल अगर कोई ख़ास किसी अगर हमें इतना टाइम मिला तो हम इस कोशिश करेंगे कि इन टाइप्स के कंट्रोल को भी कवर अप करें। अदर टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड pH कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, डेंसिटी कंट्रोल एंड विस्कोसिटी कंट्रोल। As I have told you in the beginning of this lecture that this is an introductory lecture, and in introductory lecture of any subject you must ask these 3 basic questions to have a better idea what you are going to do in this subject। There are 3 basic questions that should be asked about any subject in introductory lecture of any subject: what this subject is all about, what this subject deals with and why this subject is important। तो हम अभी 1 by 1 इन तमाम क्वेश्चंस पे बात करते हैं, इनका जवाब देने की कोशिश करते हैं कि ये इस सब्जेक्ट में व्हाट दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट, ये सब्जेक्ट किस बारे में है, यानी हम ओवरऑल इस सब्जेक्ट में किस बारे में बात करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न द बेसिक एंड की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन नेसेसरी फॉर द प्रोसेस कंट्रोल। तो आप इस सब्जेक्ट में इस बारे में बात होने वाली है, बेसिक की कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन पे, जो कि प्रोसेस कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट पे डेवलप एंड एबिलिटी टू इंस्टॉल, मेंटेन एंड कैलिब्रेट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो ये हम इस कोर्स में ये कोर्स डील करेगा, इन चीज़ों के बारे में बात करेगा, इस कोर्स में इन चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। Third is establish the ability of explaining, discussing and describing the principles and theories related to the basic process control instrumentation। Basic process control instrumentation की जो principles और theories हैं, इसके ऊपर
बात होने वाली है इस सब्जेक्ट में आगे चल के। Analyze instrumentation diagrams and to design a simple instrumentation system। अब आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था when I was discussing with you the course contents of this course, कि आपको at the end of this course इस इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम्स को कम से कम अंडरस्टैंड और एनालाइज और रीड करना आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चीज़ से आपका आगे चल के इंडस्ट्री में वास्ता पड़ने वाला है। तो ये चीज़ इस कोर्स में आएगी आगे चल के। ये कोर्स किस बारे में बात करेगा, इस बारे में भी बात करने वाला है इस कोर्स में, इस बारे में भी बात होगी। और आखिर में हम कोशिश करेंगे कि हमें एक सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम को डिज़ाइन करना भी आ जाए, कि हम अगर कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री में आगे चल के एक कोई कंट्रोल सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन लाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा डिज़ाइन उसमें मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमें इस कोर्स के एंड तक आ जाए, ये काम भी हमें करना आ जाए। तो इस कोर्स में इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। सो दिस कोर्स विल डील दिस कोर्स इज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो भी आपको बताई गई। अब व्हाट डज अ कंट्रोल इंजीनियर डू और डील्स विद? कंट्रोल इंजीनियर वो इंजीनियर होता है जो उन प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। जो भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उनको जो इंजीनियर कंट्रोल करता है वो दैट इंजीनियर इज कॉल्ड एज कंट्रोल इंजीनियर। and you will also be acting as a control engineer in industry। वैसे तो आप प्रोसेस इंजीनियर के तौर पे वर्क करने वाले हो आगे चल के, लेकिन बाज़ औक़ात आपको कंट्रोल इंजीनियर की तरह भी एक्ट करना पड़ता है कुछ केसेस में। जनरली फॉलोइंग रोल इज प्लेड बाय कंट्रोल इंजीनियर्स: डिज़ाइन एंड डेवलप कंट्रोल सिस्टम्स, मेंटेन द एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिस्टम्स, यानी उसकी मेंटेनेंस, आपने उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर कराना है। जो भी सिस्टम आप कंट्रोल सिस्टम जिसको आप चला रहे हो, जिसे आप डील कर रहे हो, उसको मेंटेन करना है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर कराना है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेज द कंट्रोल सिस्टम्स। मैनेज में भी यही काम आ जाता है कि आप बाज़ औक़ात आप डिफरेंट कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस लाके अपने सिस्टम को उन तमाम पैरामीटर्स पे कंट्रोल कर रहे होते हो जो कि बेसिकली आपकी डिज़ायर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। जो चाहिए होती है चीज़, आपको डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसके लिए हम अक्सर मैनेज करते हैं अपने कंट्रोल सिस्टम को, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रबल शूट। अगर कंट्रोल सिस्टम चलते चलते ख़राब हो जाए या उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो वो भी दूर करना आपको आनी चाहिए। कंट्रोल इंजीनियर ये काम करता है, कोई भी ख़राबी हो वो उसे दूर करता है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्री में मिलेगा उसमें हायर लेवल की ट्रबल शूटिंग आम तौर पे हमारा इंजीनियर नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक बेसिक लेवल का कंट्रोल सीख रहा है सिर्फ। तो हम उस कंपनी का कंट्रोल इंजीनियर जिसने हमें वो DCS सिस्टम या PLC सिस्टम प्रोवाइड किया होगा, फॉर एग्जांपल हनीवेल, आगे चल के ये ब्रांड सब ब्रांड्स आने वाले हैं, या आपका मित्सुबिशी, हिटाची, योकोगावा, ये तमाम वो कंपनीज हैं, एलन ब्रेडले, ये वो कंट्रोल सिस्टम्स बनाते हैं। ये अपने कंट्रोल इंजीनियर्स को फिर भेजते हैं और उन कंट्रोल इंजीनियर्स को आमतौर पे फिर आप अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, अच्छा हेफ्टी पैकेज देते हैं उन्हें, और उन्हें PC होटल और अच्छे बड़े होटलों में ठहराते हैं, और फिर उनसे वो वाला प्रॉब्लम जो आपके कंट्रोल सिस्टम में आया होता है वो दूर कराते हो। तो छोटे मोटे लेवल की बेसिक ट्रबल शूटिंग तो हमारा इंजीनियर कर लेता है, लेकिन अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो आपको उस कंपनी के कंट्रोल इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा या पड़ता है जिसने वो कंट्रोल सिस्टम आपको वो टेक्नोलॉजी जिस कंपनी ने आपको प्रोवाइड की होती है, या वो आपने जिस कंपनी से वो टेक्नोलॉजी खरीदी होती है, उसका कंट्रोल इंजीनियर या कि उस ट्रबल शूटिंग को वो ट्रबल शूटिंग करता है या उस प्रॉब्लम को दूर करता है। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम को तो आप दूर करना आपको आना चाहिए।
अदरवाइज कंट्रोल इंजीनियर ही, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो वो वही सही करेगा इसे। फिफ्थ पॉइंट इज इंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लाई विद हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। अब ये चीज़ भी हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी है, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्कर आपके प्लांट पे काम कर रहा है उसकी मैन, मशीन और मटेरियल, ये 3 M's हैं। मैन, मशीन, मटेरियल, इसकी सेफ्टी को आपको इंश्योर करना है और जो वर्कर काम कर रहा है उसकी हेल्थ को भी इंश्योर करना है। और ये आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों को वो कंप्लाई करते हैं, वो इन स्टैंडर्ड्स को, जो स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस बनी हुई हैं वर्ल्ड वाइड, वो आपके इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो उनको कंप्लाई विद कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी कंपनीज, इंडस्ट्रीज जो हैं वो अक्सर ISO सर्टिफिकेशन लेती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो उन रेगुलेशंस के एन मुताबिक है जो कि इंटरनेशनली एक डिफाइन की गई हैं। तो अक्सर वो सर्टिफिकेशन लेती हैं ताकि जो भी कस्टमर्स हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स ख़ास तौर पे, उनको ये तसल्ली रहे कि ये जो कंपनी है जिससे हम अपना प्रोडक्ट, कोई भी ख़ास प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो लास्ट काम जो करता है कंट्रोल इंजीनियर वो है इंश्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। अब ये चीज़ असल है, ये असल काम यही है कि प्रोडक्ट क्वालिटी जो आपको चाहिए वो आप बना रहे हो, उसे मेंटेन कर रहे हो। अगर ये काम नहीं होगा तो पूरे का पूरा आपका जो प्रोसेस है, जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसका मेन और सोल बेसिक फंक्शन वो आपका समझ लें वो मकसद ही फौत हो जाता है उसका। Why the knowledge of this field is so important? The knowledge of this field is crucial due to the following reasons. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल का नॉलेज क्यों आपके लिए ज़रूरी है, क्यों अहम है? टू रन दी प्लांट सेफली, ये इसलिए ज़रूरी है टू गेट द डिज़ायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स या टू गेट द प्रोडक्ट्स ऑफ डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस जो भी आपने सेट की होंगी, टू मीट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, टू सेटिस्फाई ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। अब ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक मटेरियल बना रहे हैं, आप अपने पॉलीमर की सिंथेसिस कर रहे हैं और उसमें आपका पॉलीमर सिंथेसिस हो रही है 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो उस 250 डिग्री सेल्सियस पे ही आपके सिस्टम को मेंटेन कर रहा है, आपका कंट्रोल सिस्टम। जो भी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, ये इस तरह के जितने भी आपके एक ख़ास इसकी वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ को वो पूरा करे, उन पे पूरा उतरे और वो काम करके दे आपको जो आप उससे लेना चाह रहे हैं। तो ये अगर आप करवाना चाह रहे हैं ये काम, तो उसके लिए ज़रूरी है इस फील्ड का आपके पास नॉलेज हो, तभी आप ये ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स को उन पैरामीटर्स पे सेट कर पाओगे, सेटिस्फाई कर पाओगे जो कि एक्चुअली आपको विच यू आर सपोज्ड टू डू। लास्ट पॉइंट इज why the knowledge of this field is important. Last point is to operate plant economically. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने अपने प्लांट को इकोनॉमिकली ऑपरेट नहीं किया तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अगर आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ज़्यादा महंगा मिल रहा है, अगर आप पॉलीएस्टर की बात करें, आप महंगा पॉलीएस्टर बना रहे हो और आप ही के मुकाबले में एक और कंपनी है जो कि कम कीमत पे वो पॉलीएस्टर बना रही है, तो वो तो फिर कस्टमर्स तो कम कीमत वाला ही खरीदेंगे। अगर दोनों की क्वालिटी सेम है तो फिर आपको प्लांट कम से कम कीमत पे, यानी आपने लो प्रोडक्शन कॉस्ट इंश्योर करानी है और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कराना है, यानी खर्चा कम मुनाफा ज़्यादा। अगर ये बात आप नहीं कर रहे हैं तो आप
आप मार्केट के कंपटीशन से ही आउट हो जाओगे। और ये जो नॉलेज है इस फील्ड का, ये काम करवाने में, तमाम काम करवाने में आपको हेल्प करता है इस फील्ड का जो नॉलेज है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाई द नॉलेज ऑफ दिस फील्ड इज सो इम्पोर्टेंट। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 2। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। हमने ट्यूसडे वाला दिन डिसाइड किया, और हर ट्यूसडे को 4 o'clock टू ऑनवर्ड अपना ये Q&A सेशन करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं। आप अपने सवालात नोट डाउन कर सकते हैं और आप वो सवाल इस लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड भी उस Q&A सेशन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर ये मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की स्लाइड्स डाउनलोड करनी है, या फिर जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं जिनके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अगर वो वीडियो की बजाय ऑडियो फाइल डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन प्लीज़ ज़रूर पढ़ा करें जो इस वीडियो के नीचे दी गई है। उसमें कंटेंट्स और ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको ये चीज़ें डाउनलोड करनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ये तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपका Q&A सेशन है हर ट्यूसडे को हम करते हैं, उसमें आप ये पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, सेव लाइव्स। अल्लाह हाफिज़।